नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। संगठन को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। जहां एक ओर संगठन में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव की खबरें आ रही हैं। लिहाजा लगातार बीजेपी हाईकमान चिंतन और मंथन कर रही है। आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे बात। बीजेपी का अगला मिशन 2024 लोकसभा चुनाव है और इसके लिए पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी में राजनीतिक बैठकों और रणनीतियों पर जोरदार चर्चा चल रही है। ऐसी खबरें हैं कि पार्टी में सरकार से संगठन तक कई बदलाव हो सकते हैं और उसकी तैयारी भी चल रही है। पिछले दिनों भोपाल से बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा के चुनावी मुद्दों का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अब चुनाव के लिए पार्टी और सरकार को नया कलेवर देने की कोशिशें भी शुरू की गई हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच एक बैठक हुई। इसके बाद अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बैठक की है। इसमें फैसला लिया गया है कि संगठनात्मक परिवर्तन के साथ साथ मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल किए जाएंगे, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि मोदी मंत्रिमंडल में किसकी एंट्री होगी और कौन बाहर होगा, यह तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार हो सकता है। उधर संगठन यानी कि जेपी नड्डा की टीम में जिन लोगों की एंट्री होगी, उसमें कुछ लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के बाद बीजेपी चुनावी राज्यों में भी कुछ बदलाव कर सकती है। ऐसे में इस बदलाव को मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जा रहा है। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और सनत कुमार जैन दोनों मौजूद होंगे। लेकिन मैं आज का आपको घटनाक्रम बता दूं। आज का घटनाक्रम यह है कि जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुबह प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात में संभवतः, वैसे पता नहीं है कि क्या बातचीत हुई होगी, लेकिन संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश के चुनावी हालातों के बारे में चर्चा हुई है। अभी जिस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूं, बातचीत कर रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो रही है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल संभाग और प्रदेश के बारे में अपनी क्या उनके विचार हैं वो रखने के लिए समय मांगा था और वो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, तो वहां उनकी मुलाकात हो रही है। मध्य प्रदेश के तमाम सांसद और नेता कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई को इंतजार है कि उनकी मुलाकात भी पार्टी अध्यक्ष से हो सकती है। तो पार्टी अध्यक्ष से लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं की मुलाकात हो रही है, तो क्या कोई फीडबैक लिया जा रहा है? मध्य प्रदेश के हालातों पर चर्चा हो रही है। उधर आपको पता होगा कि कुछ घंटे पहले भोपाल में कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक में भी कैसे चुनाव को जीता जाए, इस बात को लेकर रणनीति बनाई गई। कैसे हम कांग्रेस और उसकी रणनीतियों पर हावी हो सकते हैं, विजय पा सकते हैं, उस बात को लेकर रणनीति बनाई गई। कैसे बूथ मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके, उस बात को लेकर रणनीति बनाई गई। तो मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है और मध्य प्रदेश में घटनाक्रम क्या कहता है? कांग्रेस का, बीजेपी का, क्या कोई बदलाव की स्थिति है या फिर जो वर्तमान में लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के भरोसे पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? और अगर इस तरह की चर्चा चल रही है, तो क्या उन चर्चाओं के बीच में ये पार्टी कहीं ना कहीं मानती है कि कुछ तो है, जो गुंजाइश है वो गुंजाइश बनाना बहुत जरूरी है? सनत कुमार जैन और सुरेश शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेश शर्मा जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? चुनावी परिदृश्य को देखें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों की स्थिति परिस्थिति क्या कहती है? देखिए मनोज जी, राजनीतिक पार्टियां बैठकें करती हैं और जब चुनाव सामने होते हैं तब बैठकों का सिलसिला ज्यादा हो जाता है। लेकिन बैठकों के बाद उस बैठकों में लिए गए निर्णय आम जनता तक पहुंचे, आम जनता तक अपनी बात, अपनी योजना, अपने जो एजेंडा है वो जितना ज्यादा जो राजनीतिक पार्टी पहुंचा देती है, उसकी बैठकों का महत्व होता है। अदरवाइज बैठकें तो चलेंगी ही और बैठकें आने वाले समय में भी होंगी। इसलिए इस मामले में कांग्रेस और भाजपा का जो कार्यकर्ता समूह है उसकी एक्टिविटीज पर यदि हमारा ध्यान होगा तो निश्चित रूप से हमें यह समझ में आएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में चली जाएगी। टीवी चैनल पर बात करना एक विषय है,
टीवी चैनल से बाहर बैठ के करके बयान देना दूसरा विषय है, सोशल मीडिया पर बातें जारी कर देना एक अलग विषय है। लेकिन इन्हीं सभी बातों को जनता के बीच में ले जा करके आम लोगों के बीच में, आम मतदाता के बीच में यदि अपनी बातें, अपनी आने वाली योजना कि अगले यदि 5 साल का कार्यकाल हमको और दिया गया तो हम ये करेंगे, ये यदि जिस राजनीतिक पार्टी ने पहुंचा दिया उसका लाभ उसे मिलेगा। हमें अच्छे से मालूम है कि पिछले 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी ने कर्ज माफी का एक मामला जनता के बीच में फेंका था, जिसको जनता ने स्वीकार किया, और उस स्वीकार्यता और इतने बड़े मुद्दे के बावजूद भी कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। तो हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है। यदि बहुत बड़ा नारा दे दिया जाए और कर्ज माफी जैसा मामला दे दिया जाए तब भी कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में 2018 में नहीं थी। 2018 के बाद में बड़ा पानी बह गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ यदि हम नजर डाल के देखते हैं तो एक से एक संगठन के दिग्गज लोग पिछले 3 बरस से यहाँ बैठे हुए हैं। शिव प्रकाश जी को आप देख सकते हैं, बाकी अन्य लोगों के नाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सब मध्य प्रदेश से हैं, आप जानते हैं। तो जिन लोगों ने जमीन पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे बातचीत करके जो वातावरण तैयार किया है, कमलनाथ जी के द्वारा की जा रही अथक मेहनत उसके मुकाबले में काफी कमजोर है। अब रहता है केवल मध्य प्रदेश में संगठन के बदलाव के संबंध में। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में दौड़ते हुए घोड़े को रोक करके और नया घोड़ा लाए जाने की कोशिश की जाए। मध्य प्रदेश के ही एक ऐसे नेता जिनका मैं बार बार अपने कॉलम्स में उल्लेख करता हूं, वो राजनीतिक वातावरण ऐसा बना रहे हैं, उनका मीडिया में ऐसा वो वातावरण है जैसा उमा भारती जी ने लालकृष्ण आडवाणी जी के सामने कहा था कि लोग ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसके कारण वो मीडिया के अंदर गलत संदेश देते हैं जो जनता के बीच में जाने वाले या जनाधार वाले नेताओं के साथ। आज मुझे मध्य प्रदेश के बारे में, भाजपा बदलती है कि नहीं बदलती है भाजपा को तय करना है, लेकिन यदि मैं विश्लेषण करते हुए अपनी बात कहूंगा तो ये कहूंगा कि बीडी शर्मा को हटाए जाने के संबंध में यदि भाजपा निर्णय लेती है तो कम से कम 25 से 50 सीटें जो है उसकी माइनस हो जाएंगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कार्यकर्ता के अंदर पहली बार एक ऐसा अध्यक्ष आया है जिस अध्यक्ष ने एक सरकार के साथ समन्वय रखते हुए भी कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह का वातावरण पैदा किया। इसके बावजूद भी भाजपा बदलती है, भाजपा का अधिकार है बदलने का, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन ये मैंने आपके सामने वस्तुस्थिति रखी। जी, बहुत अच्छा विस्तार से आपने समझाने की कोशिश की और करीब करीब सारी चीजों को आपने समाहित करने की कोशिश की। सनत जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनत जैन साहब, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में जो बातें सुरेश जी कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सबसे लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के बाद मतदाताओं की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं और कईयों को ये लगता है कि जो हम अपेक्षा कर रहे थे वो आज तक पूरी नहीं हुई, इसलिए बदलाव जरूरी है। अब मतदाताओं को ये इतने लंबे समय के बाद इतना भाजपा का जो चुनाव इस बार है वो इनकम्बेंसी का चुनाव माना जा रहा है। 2018 के मुकाबले मिलना पड़ेगा बात कर रही है, उसमें वो कोई भी मौका ऐसा नहीं देना चाहती कांग्रेस को कि जिससे उन्हें कोई नुकसान हो और वो सरकार बनाने से रह जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ, जितनी मेहनत इस बार कर रही है इसके पहले कभी नहीं करी। बूथ लेवल पे जो प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं उन्हें भी माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट बताया जा रहा है कि कैसे वे 9 साल तक केंद्र सरकार की नीतियों का और योजनाओं की जानकारी दें। वैसे ही मध्य प्रदेश की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो मतदाताओं को लाभ पहुंचाए गए हैं उनको पहुंचाने के लिए घर घर तक वो जा रहे हैं। अभी हाल ही में दलितों को लेकर रविदास जी का 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनाना और हर गांव तक की यात्राएं करना, तो ये दर्शाता है कि भाजपा पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ तैयारी कर रही है। कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश आए हैं तो उन्होंने कांग्रेस संगठन में एक जान फूंकी है जो संगठन पहले कहीं था नहीं, अब थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक जो कमी देखने को मिल रही है
कांग्रेस की तरफ से वो कमी ये है कि पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस पूरी एकजुट होते हुए दिख रही थी। सारे नेता एक मंच पे आ गए थे और सब ये मान के चल रहे थे कि अगली सरकार हमारी बनेगी। लेकिन इस बार ये सारे नेता कहीं दिख नहीं रहे हैं, केवल कमलनाथ दिख रहे हैं। और कमलनाथ के दिखने से ऐसा लगता है कि पार्टी में संगठन स्तर पर जो नेताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जो होना चाहिए था एकजुटता, वो देखने में कम आ रही है। नहीं, लेकिन सनत जैन साहब, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। जहां भी कुछ बड़ी घटना होती है तो कमलनाथ तुरंत दिग्विजय सिंह को भेजते हैं। जो चुनाव की तैयारियों को लेकर या कोर कमेटी की या पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होती है तो मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को मैं देखता हूं। तो फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस बार सिर्फ अकेले देख रहे हैं और एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो हम ये तनातनी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में तो देखते थे, लेकिन अब वो परेशानी भी कांग्रेस में दिखाई नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि अगर लड़ाई नहीं हो रही है, सब कुछ शांत है, तो ये अजीब सा लग रहा है, ऐसा माना जाए? नहीं मनु, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि दिग्विजय सिंह जी लगातार सक्रिय हैं कमलनाथ जी के बाद। कमलनाथ जी एक ऐसे चेहरे हैं कि पसंद किया जा रहा है मतदाता, लेकिन जिस तरह से है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके अगेंस्ट में एक नीति बनाना शुरू कर दी है। वो 2003 वाली स्थितियों को लेके एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर प्रहार करने की बात करते हैं। उनको, भाजपा को ऐसा लगता है कि हम दिग्विजय सिंह के ऊपर, दिग्विजय सिंह सामने आते हैं और हम उनके ऊपर प्रहार करेंगे तो इसका फायदा उन्हें होगा। अच्छा सुरेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक चीज मैं समझ गया, आपकी बात को समझ गया। सुरेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में अभी सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। जहां हर ब्लॉक में, हर जिले में उनकी पहचान है। वो सभा करने जाते हैं तो 25-50 हजार की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि संगठन की बैठक में अगर चर्चा हो रही है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, तो इस बात को लेकर हो रहा है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, कार्यकर्ता इस बार मन से निकलकर काम नहीं करना चाहते। एक और बात यहां पर निकलकर आती है कि पहले मध्य प्रदेश में एक प्रभारी होता था और उसके बाद मध्य प्रदेश का संगठन और संघ मिलकर पूरा चुनाव लड़ता था। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के साथ जो जोड़ी रही है वो नंद कुमार सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार रहे, इसके साथ साथ प्रभात झा, फिर राकेश सिंह, ये जोड़ी रही है। और कोई दिल्ली के लोगों को या दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत पसीना बहाने की और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती थी। अभी यहां प्रभारी के तौर पर देखा जाए तो 4-4, 5-5 प्रभारियों को लगा दिया गया है। दिल्ली में रिपोर्ट बन रही है, दिल्ली में चिंतन मंथन हो रहा है मध्य प्रदेश को लेकर। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या दिल्ली ये सोच रही है कि मध्य प्रदेश के हाथ जो मध्य प्रदेश के तमाम रणनीतिकार हैं उनके बस का नहीं है, या मध्य प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं या तो उन्होंने छोड़ दिया है या वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, या मध्य प्रदेश के जो चुनावी रणनीतिकार हैं उनमें कहीं ना कहीं मत भिन्नता है, मनभेद नजर आ रहा है, क्या है? मनोज जी, मैं आपके सामने 2 बातें रखूंगा। पहली बात यह है कि आप बहुत अनुभवी हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी। आप ये कल्पना करिए कि जब गोवा में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती हैं और भाजपा की सरकार बन जाती है, मणिपुर और पूर्वोत्तर के अंदर भाजपा के विधायक कम रहते हैं, सरकार उसकी बन जाती है, तो फिर ऐसा कौन सा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ कि 5 विधायक ज्यादा लेने वाले कमलनाथ जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और शिवराज जी और पार्टी सोती रही जी। तो आप केवल इस राजनीतिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना एक घटना है, संयोग नहीं है। ये जिस दिन भी मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग समझ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि कमलनाथ जी आते ही उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री का तगमा मिल गया। और कमलनाथ जी जो राजनीति कर रहे हैं उसके अंदर वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक भी नेता को ऊपर आने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। सब कुछ एक कठपुतली की तरह पूरी कांग्रेस चल रही है। कमलनाथ जी की उंगली हिलती है, दिग्विजय सिंह की जबान खुलती है। कमलनाथ की उंगली हिलती है, सारे युवा नेताओं में हलचल हो जाती है, अदरवाइज सारे युवा नेता सोए हुए हैं। तो आप इस पॉलिटिक्स को समझिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक व्यक्ति पर केंद्रित जो है राजनीतिक पार्टी हो जाए और वो व्यक्ति
5 विधायक ज्यादा लेने के बाद सरकार बना करके पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए, तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति का अद्वितीय घटनाक्रम है, जिस पर मीडिया ने कभी शायद ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव है ये वाले, ये दो चीजों के ऊपर बड़े ध्यान देने वाले हैं। पहला ये है कि कमलनाथ जी का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो ये है, जब मैं 2003 के अंदर उसको पढ़ रहा था तो जाम सांवली के अंदर उन्होंने एक अंडा युक्त केक का मुद्दा उठाया था। उस दिन उमा भारती ने मुझसे कहा था कि कमलनाथ जी केवल जुमलेबाजी, फ्रेब और ऐसा मुद्दा छोड़ते हैं जो केवल विवाद पैदा करता है। तो आप कमलनाथ जी की जितनी भी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो एक के बाद आपको यह मालूम चल जाएगा कि कमलनाथ जी ऐसे डायलॉग बोलते हैं जो उनके अनुभव के आधार पर जनता में इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में भाजपा की अपनी रणनीति बनी हुई है, और उस रणनीति का ये कह सकता हूं मैं इस दावे के साथ कि जिस प्रकार 2003 में अरुण जेटली सहित दिल्ली के नेताओं ने आकर के चुनाव कराया था, उसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में 2023 में बनने वाली है। नवंबर में आप और हम सब इसको देखेंगे जो मैं कह रहा हूं इस बात को। और ये चुनाव जो है ये बहुत अद्भुत टाइप का चुनाव, जैसा आदरणीय सनत जी ने कहा है, ये अद्भुत चुनाव है। और इस चुनाव के परिणाम के बारे में लोगों ने प्रेडिक्शन अपने देना चालू कर दिए। रोज सर्वे आ रहे हैं, कांग्रेस सर्वे करा रही है भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं, भाजपा सर्वे करा रही है उनके विधायकों की स्थिति क्या है। इन सब चीजों को हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। लेकिन मैं दावे के साथ आज आपके सामने एक बात कह रहा हूं, आपके चैनल, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश का चुनाव 2003 वाला होगा, परिणाम भी 2003 वाला ही हो सकता है। इसलिए आप इस बात को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि मध्य प्रदेश में एक एक कदम पर एक एक हितग्राही से जिसको लाभ दिया गया है, उस सारे हितग्राहियों से नियमित कांटेक्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से। एक जो है अलग से वो बनाया हुआ है कॉल सेंटर, जो एक एक हितग्राही जिसने किसी भी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में लाभ प्राप्त किया है, उस व्यक्ति के साथ भाजपा के चुनाव चिन्ह से लगा करके सारी योजनाओं की जानकारी उनको संदेश के माध्यम से भेजी जाती है। इसलिए बहुत बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में है। हम ठीक है देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारा काम है। राजनीतिक विचार के दृष्टि से पत्रकार यदि कोई विश्लेषण करता वो एक बात है, लेकिन यदि धरातल के विश्लेषण किए जाएंगे तो मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, 2003 जैसा चुनाव होगा, 2003 जैसे परिणाम आएंगे और एक ऐसी हवा चलेगी। क्योंकि आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कल ही मुझे जानकारी मिली, एक खबर मैंने आज प्रकाशित की है, और उस खबर में यह कहा कि यदि कहीं कांग्रेस की सरकार बनने जैसी स्थिति बनती है तो कमलनाथ जी विधायक दल की बैठक में चुनाव हार जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये परिस्थितियां बनेंगी, आप देख लीजिए। और अभी मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस बहुमत जैसी स्थिति में जा रही है, क्योंकि जब बहुत बड़ा चमकदार नारा दिया गया था, एक फ्रेश कमलनाथ जिनका एक बड़ा ओरा था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनको अजय कहा जाता था, वो यदि बहुमत तक नहीं पहुंचा पाए, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप तो मध्य प्रदेश के ही हैं मनोज जी, आपको जानकारी भी है, मध्य प्रदेश इतिहास में आज तक त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनी। ये पहली ऐसी विधानसभा थी जो त्रिशंकु बनी है। इसलिए ये मध्य प्रदेश की राजनीति अलग है। अगली बात मैं केवल ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरीके से 2003 के कार्यकाल, माने जो 2003 से पहले वाला 5 साल का दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था, जो घटनाक्रम संघ ने महसूस किए थे, उसके आधार पर मध्य प्रदेश गुजरात जैसी स्थिति में आएगा और संघ जो है किसी भी सूरत में चुनाव नहीं हारने देगा। यदि चुनाव हारे जाएगा तो संघ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सारे समीकरण जो है इस समय तेजी से एकजुट होकर के लगे हुए हैं। माने न माने ये सब उनको सोचना है, लेकिन क्योंकि आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मुझे आपके सामने ये बात कहना थी, मैंने कही। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सनत साहब। दो बड़ी बात सुरेश जी की मैं यहाँ पर मुझे याद रहेगी तब तक जब तक कि परिणाम नहीं आ जाएगा दिसंबर में। एक बात तो उन्होंने कही कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना घटना थी। 5 विधायक कम होने के बावजूद भी जब आप गोवा में सरकार बना लेते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में सरकार बना लेते हैं, आप महाराष्ट्र में सरकार, तमाम राज्यों में सरकार बना लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? क्यों आपने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने दिया? बड़ा सटीक सवाल है और इसके इर्द गिर्द मंथन होना चाहिए, इस पर चर्चा भी होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम आएगा वो 2003 या उसके आसपास आएगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ की मुख्यमंत्री बनना एक घटना थी और घटना है, इसमें मैंने
सुरेश जी की बात से सहमत हूँ। हम्म, और कमलनाथ जी के जो संबंध थे, जो लगातार वो पक्ष विपक्ष के साथ अपनी एक व्यक्तिगत संबंध बना के रखते थे, निश्चित रूप से 2018 में उसका फायदा कमलनाथ जी को मिला। और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने देने के लिए कोई अवरोध उस समय पैदा नहीं किया। लेकिन जैसे भाजपा की नीति है कि उसके बाद लोकसभा के चुनाव आने थे, तो वो ये मैसेज भी देना चाहते थे कि क्या हमारे वहां हम जीत भी गए हैं। तो ये भी कोई ना कोई एक भाजपा की रणनीति का अंग हो सकता है कि जिन राज्यों में, जैसे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उन्होंने फिर अपनी सरकार 1.5 साल बाद बना ली और छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी अस्थिर करने का प्रयास किया। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अपनी सरकारें बनाती है, वही हालत यहाँ की हुई जी। बात मैं ये कह रहा हूँ कि 2003 के चुनाव का जिस तरीके से सुरेश जी ने कहा है, वो भी इनकम्बेंसी का चुनाव था। रोडें नहीं थी, बिजली पानी सड़क नहीं थी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था। और वो माहौल 10 साल की सत्ता का था और 10 साल की सत्ता में लोग दिग्विजय सिंह से या उनकी कार्यप्रणाली से इतने आगे जा चुके थे कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए कभी उमा भारती ने सोचा भी नहीं था कि हमें 2003 के चुनाव में 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी जी। चुनाव जनता लड़ती है और ये चुनाव भी जनता ही लड़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, टैक्सेशन, सारे लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी तो है और लोग वो कहते भी हैं। हिंदुत्व का भी एक कहीं ना कहीं निशान आता है। मैं एक बात मनु यहाँ जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बात कहा था कि यदि मध्य प्रदेश में हारेगी तो भाजपा को हराने वाले भाजपा के लोग ही होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब ये यहाँ भाजपा में लाया गया तो उनके जो मंत्री थे और जो जिस तरीके का एक मैसेज पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में गया है और संघ के लोगों में गया है, तो पिछले 5 साल में संघ और भाजपा के लोगों में जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर हो रही है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इवन संगठन में भी, संघ के संगठन में भी, पार्टी संगठन में भी और सत्ता में भी, ये लोग तो अपना फायदा लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों से लगातार काम किया है, वो सब नेपथ्य में जाते जा रहे हैं। तो इस बार भाजपा का जो कोर काम करने वाला, बिल्कुल जो दिल से काम करता था, मन से काम करता था, वो कहीं भाजपा के इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका को देख पा रहा है, बल्कि उसमें निराशा भाव है और वो निराशा के कारण घर में चुपचाप बैठा है कि भैया उन्हें अब हमें काय की जरूरत है, अब तो उनके पास पैसा भी है, लोग भी आते हैं और वो नए नए तरीके से चुनाव लड़ लेते हैं। जी, तो ये मैंने भाजपा में पहली बार देखा है जी। संघ के और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो वर्षों तक रहे हैं और जिन्होंने अपना पैसा लगा के जमानतें जब्त कर रहे हैं कि चुनाव लड़ते थे, आज वो परिवार बहुत गहरे संकट में है। और जब उनकी कोई पार्टी में इज्जत नहीं होती है, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, तो वो अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। और अब तो ये भी आपका ये कहने का मतलब है कि वो अभी अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का असर परिणाम में दिखाई देगा। समय खत्म हो चुका है। सुरेश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश जी संक्षेप में। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे से सारी चीजों को समझता है। ये बहुत आमतौर से राजनीतिक भाषा में कही जाने वाले शब्द हैं। जो लोगों ने पीढ़ियां दी हैं, उनके यहाँ पीढ़ियों के लोग जो हैं वो पदों पर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जिंदगी भर जो है चेंज नहीं। सचिन तेंदुलकर को हमने 8 बरस ज्यादा खिलाया। यदि हमने समय रहते खिला लिया होता बाकी खिलाड़ियों को, तो आज आपको खेलते हुए हर खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर दिखाई देता है। तो इसलिए ये भाजपा का सब्जेक्ट नहीं है, ये भाजपा के खिलाफ बनाए जाने वाले वातावरणों का एक हिस्सा है। 2 लाइन और बोलूंगा सर आपके सामने। नहीं, लेकिन ऐसा होता सुरेश जी, अब अपन कल फिर चर्चा कर लेंगे इस पर। अगर ऐसा होता तो फिर दीपक जोशी नाराज होकर क्यों आए? क्योंकि उनके पिता तो मुख्यमंत्री थे, पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया। शेखावत हुए, तमाम ऐसे लोग जिन्हें पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण पद दिए, तमाम ऐसे लोग जिन्हें पार्टी ने सांसद बनाया, वो नाराज हैं, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दीपक जोशी का मामला मैं आपके सामने व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। मेरे पास सारे तथ्य रखे हैं। ये एक सामान्य बात नहीं है। दीपक जोशी गए हैं, उनका बहुत पुराना मामला है, आज का मामला नहीं है। उमा भारती को मुख्यमंत्री, तिरंगा यात्रा के बाद उमा भारती को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उमा भारती पार्टी छोड़कर चली गई, उन्होंने पार्टी तोड़ दी।
देखिए, उमा भारती जी की राजनीति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं तो उनके साथ 2 साल रहा हूं, मुझे अच्छे से मालूम है उनका व्यवहार जो है। वो बहुत ब्रिलियंट नेता है, जनाधार वाली नेता है, लेकिन वो जो करती है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। जी, हो सकता है शायद इसलिए कि चाल चरित्र चेहरा बदल रहा हो, और जब वो बदल रहा हो तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं, क्योंकि अपने ही साथ के नेताओं ने उन्होंने सत्ता में बैठे देखा, और सत्ता के बाद वो भव्यता और वो वैभवशाली व्यक्तित्व उनका नजर आ रहा है। तो ये अंतर्द्वंद है, और ये अंतर्द्वंद है तो वो क्या रूप लेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का जो हमारे साथ बने हुए थे। बहुत बेहतर चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर हुई है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।